स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्पेशल जीके का यह तीसरा सेट लेकर के आए हम लोग। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को देखा है। इस सेट 3 में हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, आइए उसे देखते हैं। बिहार स्पेशल हम लोग कम से कम 200 प्रश्नों का स्टॉक रखेंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। या पाटलिपुत्र थी, चंपा थी, या फिर गिरिब्रिज या राजगिरी या फिर वैशाली थी। तो मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में था और वहाँ जो है सबसे पहले हर्यक वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। और हर्यक वंश के शासन में जो है ये जो थे वो कौन थे, तो हर्यक वंश के शासन में पहला जो ये था वो उसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी थी और शासक जो हुए थे वो बिंबिसार हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर 1 का जो है वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रथम राजधानी जो है वो गिरिब्रिज राजगिरी है। पाटलिपुत्र उसके बाद राजधानी जो बनती है तो उसे उद्ययन के द्वारा जो है ये राजधानी वहाँ हस्तांतरित किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ है पाटलिपुत्र में वह किनके शासन काल में हुआ है। दूसरा का चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अजातशत्रु हैं, कनिष्क हैं या फिर अशोक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, गंगा नदी, निरंजना नदी, गंडक नदी या सोन नदी। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि निरंजना नदी, गया में जो है निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी को देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश है वो कौन सा है। ये बृहदत्त वंश है या फिर शिशुनाग वंश है या नंद वंश है या हर्यक वंश है। चौथा नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि वैसे तो इतिहासकारों में बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है हर्यक वंश को प्रथम वंश के रूप में माना है, लेकिन महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जो मगध वंश का प्रथम राजवंश पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि महाभारत तथा पुराण के अनुसार जो मगध का प्रथम जो सर्वप्रथम राजवंश है वो बृहदत्त वंश है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये बृहदत्त तथा जरासंध को या फिर महापद्मनंद को या बिंबिसार को या फिर शिशुनाग को। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि मगध वंश का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे वो हर्यक वंश के संस्थापक यानी ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार जो है जो हर्यक वंश के संस्थापक थे उन्हें मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई, महापद्मनंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना किया गया है, याद रखेंगे हम लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि बिंबिसार नंबर छठा में है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। यह अंग जीता था, कौशल जीता था, वज्जी जीता था या फिर अवंती जीता था। छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके ब्रह्मदत्त को पराजित करके जो राज्य उन्होंने जीता था वह ये अंग महाजनपद को ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की अंग महाजनपद को जो है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके जीता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। ये दो जो प्रमुख हथियार है रथ मूसल तथा महाशिला कंटक, तो ये अजातशत्रु के द्वारा जो है किस युद्ध में प्रयुक्त किया गया था। अंग में, कौशल में, लिच्छवी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक है, बिंबिसार के पुत्र हैं, बिंबिसार की हत्या करके ये शासन स्थापित किए थे। तो इनके द्वारा जो रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया है यह अंग के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा सातवां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं। जी, आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, उदयन है या फिर अनिरुद्ध है, नागदशक है या मुंडक है। इसका सही उत्तर है आठवां नंबर प्रश्न का कि नागदशक जो है ये हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए हैं। हर्यक वंश के शासक उदयन जो है
जो अजातशत्रु के पुत्र हैं इन्होंने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरण करके पाटलिपुत्र ले जाने का कार्य जो है यह उदयन के द्वारा किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। यानी हर्यक वंश का जब शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश की शासन की शुरुआत होती है। जी, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है या फिर मौर्य वंश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हर्यक वंश के पश्चात जो है वो शासन शुरू हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि शिशुनाग के द्वारा जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। उसके बाद जो है महापद्म नंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना की जाती है शिशुनाग वंश के पश्चात, और फिर जो है नंद वंश के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इनके सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग से जो है ये मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो अगर सीरियल पूछे तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य के ये सीरियल में एक दूसरे के बाद जो है शासन स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही। 10वां का करेक्ट आंसर क्या है? नागदशक, धनानंद, कौशल, महापद्मनंद। तो भारत में ये मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से ये पहले पाटलिपुत्र बनाया गया उदयन के द्वारा, फिर राजधानी को स्थानांतरण करके वैशाली लाया गया, फिर उसके बाद जो है राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, और उसके पश्चात जब राजधानी पाटलिपुत्र गया तो फिर राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कभी उसके बाद स्थानांतरित नहीं हुआ, तब से लगातार राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र रहा। तो ये शासक जो है वो है कालाशोक, की कालाशोक के द्वारा जो है राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यूनानी दूत जो मेगास्थनीज है, यह 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 11वां का जो करेक्ट आंसर है वो यूनानी मेगास्थनीज जो है ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पाटलिपुत्र में। यानी 11वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाले शासक कौन थे। जी, यह सिकंदर महान है, या फिर सेल्यूकस निकेटर है, या डेमिट्रियस है, या फिर डिमोक्लिस है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य पटना आए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। जी, अशोक के शासनकाल के समय, या फिर उदयन के, या अजातशत्रु के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। तो मगध पर जो भीषण 12 वर्षों का अकाल पड़ा था वह पड़ा था ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसी कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये बाद में जो है जैन ये हो जाते हैं, जैन धर्म को अपनाते हैं, और फिर उसके पश्चात जो है ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और वहीं सलेखना विधि से ये प्राण त्याग करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाणक्य हैं, या फिर तीवर हैं, या मेगास्थनीज हैं, या भद्रबाहु है। तो भद्रबाहु के साथ तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवण बेलगोला जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था वह कौटिल्य अर्थात चाणक्य को नियुक्त किया था, जिनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी है। 3 नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की है जो अर्थशास्त्र के रूप के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य को नियुक्त किया था, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है जो चाणक्य की पुस्तक है वो 15 अधिकरणों में विभक्त है। इस प्रकार के प्रश्न कोई भी बने लेकिन हमसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता जो है वो ईरानियों से, या यूनानियों से, या शकों से, या फिर हुनों से। 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी की यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत कौन सा है? दिव्यदान है, अर्थशास्त्र है, इंदिका है या फिर अशोक का शिलालेख है। जी 16वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है वह इंदिका नामक पुस्तक है, जो किसके द्वारा रचित है? तो इंदिका पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। वही मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? तो हम लोग इस पर पीछे चर्चा कर चुके हैं कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश है, यानी ऑप्शन नंबर ए 17वां का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है 18वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि इंडिका जो है उनके द्वारा रचित पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक है। ऋग्वेद जो है यह वेदों में सबसे पुराना वेद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य हैं। तो इसमें भी हम लोग देर नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कर पा रहे हैं उत्तर हमसे पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? जी पाटलिपुत्र के जो शासन व्यवस्था का ये विवरण है यह स्ट्रैबो से मिलता है, फाहियान से मिलता है, मेगास्थनीज से मिलता है या फिर युआन च्वांग से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन का? 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है वह फाहियान के ये से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? जी तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है वो अशोक शासक बनते हैं या फिर बिंबिसार बनते हैं या बिंदुसार बनते हैं या तीवर। तो बिंबिसार जो है ये तो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है उनके पुत्र बिंदुसार, याद रखेंगे नाम मिलता जुलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार जो है वो शासक बनते हैं मौर्य वंश के, और बिंदुसार के बाद जो है उनके पुत्र अशोक जो है वो शासक बनते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग किसके बाद कौन है? तो सबसे पहले है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है बिंदुसार के बाद है अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी उनके पड़ोसियों से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, इस बात का उल्लेख जो है किस ये से मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? तो यह साहब गढ़ी अभिलेख से मिलता है या ब्रह्मगिरी अभिलेख से या शिलालेख 13 से या सोपरा अभिलेख से। तो 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि जो ये अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का जो उल्लेख मिलता है यह शिलालेख 13 में मिलता है। सी आंसर सबसे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जी तृतीय बौद्ध संगीति किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? ये मोगली पुत्र तीस है या फिर पिलंगवत्स है या महाकश्यप है या फिर वसुमित्र है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर 1 है कि मोगली पुत्र तीस जो है इन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है। प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ है। तीसरी जो बौद्ध संगीति है जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने किया है, यह बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होने वाली बौद्ध संगीति है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा 24वां नंबर इस प्रश्न का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि किस मौर्य शासक ने
कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं, बिंदुसार जाने जाते हैं, अशोक, या फिर ये सभी जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वालों के रूप में जाने जाते हैं। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी के अशोक जो है वह कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले शासक के रूप में जाने जाते हैं। और यही विजय के बाद जो है अशोक ने ये धम्म की नीति को अपना लिया था, युद्ध विजय की नीति को विराम दिया था और धम्म की नीति को अशोक अपना लिए थे। 25वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक का जो ये धम्म की नीति है यह नैतिकता का आचार संहिता है या फिर प्रशासनिक संहिता है या युद्ध संहिता है या उपयुक्त में से सभी है। तो अशोक की जो धम्म नीति है यह नैतिक आचार संहिता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नैतिकता के आधार पर जो है अशोक के नैतिक ये विचार बदले और युद्ध की नीति को त्याग दिए और ये की नीति को जो है ये शुरू किए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय है यह स्वर्णगिरी में है या पाटलिपुत्र में है, अवंती में है या फिर वैशाली में है। जी, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह कौन सा है। तो 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के जो केंद्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। यानी अशोक ने जब कलिंग विजय के पश्चात जब धम्म की शुरुआत की तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ की यात्रा की थी। लुम्बिनी की, कुशीनगर की, बोध गया की या फिर वैशाली की। तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि अशोक ने जब धम्म नीति अपनाया तो सबसे पहले इन्होंने जो है या बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। बिहार के भागलपुर जिला से प्राप्त हुआ है या फिर चंपारण जिला से, छपरा या कैमूर जिला से। जी, 29वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अशोक का जो स्तंभ लेख है वह बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। जी, अशोक का स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो बिहार के चंपारण जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभालेख नहीं है। कौन सा स्तंभालेख जो है वो बिहार से प्राप्त नहीं होने वाले स्तंभालेख में है। वह लौरिया आर्यराज है या फिर लौरिया नंदगढ़ है या रुमनदेही अभिलेख है या फिर ये रामपुरवा है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि रुमनदेही जो है यह नहीं है। बाकी लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा ये सभी जो है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था या फिर दशरथ ने, अशोक ने या बिंदुसार ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 31वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी के प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। 32वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गोपी गुफा का निर्माण जो है यह कौन करवाए थे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या दशरथ। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि दशरथ के द्वारा जो है यह कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों के लिए जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो जैन के जो तीर्थंकर हैं ये उनमें से कौन से स्थान से प्राप्त हुई है। तो 33वां का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लोहानीपुर पटना से जो है यह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासनकाल के दरबार में हुआ था। 34वां का सही उत्तर क्या है। ये यूनानी दूत डिमोक्लिस का जो आगमन है यह बिंदुसार के दरबार में हुआ है, अर्थात 34वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है
कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा वह स्तंभ है जी? 35वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? तो 35वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को ये मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये आजीविकों ने किया था, या थारुओं ने, जैनों ने, या फिर तंत्रिकाओं ने? तो इसका 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है वह सबसे पहले आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था, यानी इसी के लिए इन्हीं के लिए बनाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि देव नाम प्रिय की जो नाम की किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो देव नाम प्रिय के जो रूप में जो संबोधन खुद को किए हैं वो सम्राट अशोक ने किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग अभी एक एक प्रश्नों को देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से आए तो छूटना नहीं चाहिए। आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 है कि अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? जी 38वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि अशोक के धम्म नीति की जो जानकारी है वो द्वितीय स्तंभालेख से मिलती है, या फिर 7वें शिलालेख से मिलती है, या फिर द्वादश शिलालेख से, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के उपयुक्त सभी जगहों से जो है हमें अशोक के धम्म नीति के संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? जी मौर्य साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, या फिर प्रांतीय विद्रोह? 39वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शामिल नहीं, वो आर्थिक संकट है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? जी मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मगध पर वह कण्व वंश का होता है, शुंग वंश का होता है, सातवाहन का, या फिर शक वंश का? तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बी है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य पर या मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की शासन स्थापना होती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न जो है जो बिहार से संबंधित है, प्राचीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखा है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। हम एक सीरीज में जो है बिहार के प्राचीन, आधुनिक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से लेकर के भूगोल और नागरिक संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल आया है यह है कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी यह मौर्य साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था, या लिच्छवी साम्राज्य के लोगों ने स्थापित किया था, या गुप्त वंश के लोगों ने, या फिर नंद वंश के? तो मौर्य साम्राज्य ये पहला जो गणतंत्र है वैशाली में जो स्थापित किया गया था यह लिच्छवी गणराज्य के लोगों ने किया था। और यह लिच्छवी गणराज्य जो है यह महाजनपद वज्जी संघ का एक ये था, 8 ये का संघ था, और उसमें जो है वैशाली में लिच्छवी एक गणराज्य था उसमें से, जो कि उस वक्त जो है वहाँ लोकतंत्र स्थापित था। पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वैसे तो दोस्तों बिहार का जो है साक्षरता दर बहुत पुअर है, लेकिन ये जो इस में ही सबसे जो अधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा, इनमें से कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर जाना जाएगा कि रोहतास जिला जो है बिहार का वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय मंडल है, जिसमें निचला सदन जो है वो बिहार विधानसभा के नाम से जाना जाता है, और बिहार विधानसभा की जो कुल संख्या है वो 243 है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था में जो ऊपरी सदन कहलाता है वह बिहार विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, और उसके जो सदस्यों की संख्या है वो 75 है। याद रखिएगा, VP यानी बिहार विधान परिषद। उसके बाद यहाँ जो लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या है बिहार में वह कुल 40 है, जिसमें से 6 सीट जो है वह SC ST के लिए आरक्षित है।
और 40 में से 6 सीट आरक्षित है, 34 जो बचे हुए सीट है वो जनरल है। और राज्यसभा यानी RS जो संसद का ऊपरी सदन है उसके लिए बिहार से जो है वो 16 सीटें ये है, बिहार में 16 सीटें मनोनीत है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि विधानसभा में, तो विधानसभा में 243 है, लेकिन हम लोग विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सभी को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहार के जो ये प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक जो है या बाबूजी प्रसाद हैं, या फिर बाबू गोपाल हैं, या बाबू महेश्वर प्रसाद हैं, या फिर बाबू राम प्रसाद हैं। इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बाबू महेश्वर प्रसाद जो है इसके संपादक रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बिरसा मुंडा का जो पूरा मुंडा विद्रोह हुआ था तो उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण जिला था, या फिर अलीपुर, बलिया या रांची। तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के क्षेत्र में यानी रांची क्षेत्र से जो है उस वक्त पूरा आंदोलन चला रहे थे, मुंडा विद्रोह जो है। तो इसका सबसे सही उत्तर 5वां का ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देव नाम प्रिय, या कौन से शासक ने अपने आप को जो है प्रियदर्शी घोषित किया था यानी देव नाम प्रिय के रूप में। वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर हर्षवर्धन है, या समुद्रगुप्त है, या अशोक है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह सम्राट अशोक जो है वह स्वयं को प्रियदर्शी घोषित किया था। सम्राट अशोक जो है वो पहले आजीवक संप्रदाय के ये थे, बाद में इन्होंने जो है अपना ये अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए कलिंग के युद्ध के पश्चात। और इसमें जो ऑप्शन में मौजूद समुद्रगुप्त है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय का जो उपाधि है वह अशोक महान ने जो है लगाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी, अभी हम लोग इसका पिछले प्रश्नों में चर्चा किए थे कि भारत का नेपोलियन जो है वो कौन कहलाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त। और फिर ऑप्शन में जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो बख्तियार खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और गुप्त वंश के शासनकाल को सबसे सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। तो इसमें से अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किए थे। मुख्य रूप से 3 शादियां किए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन थे, तो यह मगध का जो मगध साम्राज्य जो था 16 महाजनपदों में से, उनमें सबसे पहला जो वंश का शासक रहा है हर्यक वंश, उस हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बिंबिसार। इन्होंने वैवाहिक नीति अपना करके जो है अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया। इसके बाद बिंबिसार के बाद जो है उनके पुत्र अजातशत्रु बने, फिर उसके बाद जो है उदयन हर्यक वंश के शासक बने। और उदयन ने जो है, चूंकि बिंबिसार ने जो मगध साम्राज्य की हर्यक वंश की राजधानी थी वो गिरिब्रिज यानी राजगीर में रखे थे, उसको राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का काम जो है उदयन के द्वारा किया गया था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक की ब्राह्मी अभिलेख को, अशोक ने जो ब्राह्मी अभिलेख लिखवाया था, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसको पढ़ने का जो श्रेय है वह किसको जाता है, वह BN मिश्रा को जाता है, या फिर प्रिंसेप को, या HD शौल्किया, या इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जो पढ़ने का कार्य किया है वो प्रिंसेप महोदय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये सारे स्तंभालेख जो हैं ये अशोक के शासनकाल से संबंधित है। जैसे मस्की का लघु शिलालेख है, भाबरू शिलालेख है, रानी का स्तंभालेख है, और फिर रुमनदेई का
अभिलेख है, इनमें से किस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो जाना जाएगा कि मस्की का लघु शिलालेख के जरिए इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि त्रिवेणी नहर जो है इसको किस नदी से पानी जाता है? त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार की एक प्रमुख नहर के रूप में जानी जाती है। तो इसको सोन नदी से पानी जाता है या फिर म्यूराक्षी से या गंडक से या फिर कोसी से। तो इसका जो सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का कि कोसी नदी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोसी नदी का जो प्रवाहन है वह सीमांचल क्षेत्र में है। तो ये जो है इसको जो पानी मिलता है वो गंडक नदी से मिलता है। 11वां का सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और कोसी नदी जो है यह बिहार का शोक कहलाता है। याद रखेंगे हम लोग, बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से जो स्वामी महावीर हैं ये 24वें हैं। तो ये इनका जो जन्म स्थान है वह कौन सी जगह पर है? ये पिपली वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम या फिर वैशाली। तो 12वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि कुंडग्राम जो है वो जैन धर्म के प्रवर्तक स्वामी महावीर का जन्म स्थल है। और जो एक और धर्म हुए हैं इसके पैरेलल जो है बौद्ध धर्म, उनके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण की प्राप्ति की? यानी महावीर स्वामी का जो है ये इन्होंने अपना प्रांत कहाँ त्यागा था? या वैशाली में, या राजगीर, या नालंदा, या फिर पावापुरी। तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पावापुरी में जो है इन्होंने अपना निर्वाण की प्राप्ति करी थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? जी, ये बिहार का पटना जो है वो किस सिख गुरु के जन्म स्थान के रूप में जाने जाते हैं? गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या गुरु हरगोविंद, या गुरु फिर तेज बहादुर। तो ये पटना में जो है सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वैसे 10वें सिख गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया है, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह पटना में हुआ था। 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के पटना जिला में स्थित है, या फिर गया, जमुई, या फिर यह पटना जिला के अंतर्गत दानापुर में स्थित है। तो 15वां का जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ये विष्णुपद मंदिर जो है यह बिहार के गया जिला में स्थित है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बिहार से संबंधित देखेंगे, ताकि अगर बिहार से संबंधित कोई प्रश्न बन रहे हैं तो वो आपसे छूटे नहीं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? यानी कौन सा पर्यटन स्थल है जहां गर्म जल के कुआं जो है वहां उपस्थित मिलता है? वह है देव में है, पावापुरी में है, या राजगीर, या फिर बिहार शरीफ में। 16वां का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि राजगीर जो पर्यटन स्थल है वहाँ कई गर्म जल कुंड जो है मिलते हैं, तो अनेक गर्म जल के स्रोत वहाँ उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रमुख 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उसमें से 3 बौद्ध संगीति जो है वो बिहार में हुई है और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में हुई है। तो यहाँ प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुई है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? 17वां का याद रखना है हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह राजगीर में हुआ है, पुराना नाम इसका राजगिरी है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर है। दूसरा बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में हुआ है, तीसरा बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्रा में हुआ है, और चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगीति से प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उस वक्त जो यहाँ राजा थे वो सम्राट अशोक थे, यानी सम्राट अशोक का संरक्षण जो है तीसरी बौद्ध संगीति को प्राप्त था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजगृह का पुराना नाम क्या है? तो राजगिरी का जो पुराना नाम है वह कौन सा है? मगध, गिरिव्रज, बसाड, या फिर पाटलिपुत्र। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि राजगिरी जो है यह
गिरि ब्रिज का पुराना राजगिरी का पुराना नाम गिरि ब्रिज है, और आधुनिक नाम जो है आज वर्तमान में वह राजगीर के रूप में जाना जाता है। आज राजगिरी भी यूज नहीं हो रहा है, आजकल जो नाम यूज हो रहा है उसके लिए राजगीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह कितने अधिकरणों में व्यक्त है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो यहाँ जो ऑप्शन है 12, 14, 16, 20, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखेंगे हम लोग, इसका जो अधिकरण है यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो यह 15 अधिकरणों में विभक्त है। और इस प्रकार के अगर प्रश्न रहे और ऑप्शन अगर मैच ना हो तो आप वहाँ जो है ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बीपीएससी प्रश्न करता है तो उसमें 5वां ऑप्शन मौजूद रहता है, इनमें से कोई नहीं, आप उसे टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है यह स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के पश्चात जो है शक वंश, शुंग वंश, सातवाहन या फिर कुषाण वंश का शासन शुरू हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि मौर्य वंश के पश्चात जो मगध पर शासन शुरू हुआ था वह शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है वह कौन सा स्रोत है, जिसके जरिए जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित जो ये वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है? तो ये दिव्यदान से होता है, या अर्थशास्त्र से, या इंडिका से, या अशोक के शिलालेख से। तो इस 21वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे वह विष्णुगुप्त किए थे, यानी उनका अन्य नाम कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जो है अपना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, क्योंकि ये नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उनकी एक अहम भूमिका थी, और उन्होंने जो है एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बिहार की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से 2 बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या में बिहार से आगे हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व पर बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व पर बिहार प्रथम है, क्योंकि 1106 लोग जो है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और इतना अधिक निवास जो है बिहार के अलावा कोई अन्य राज्य में नहीं करता है। राज्य के हिसाब से बिहार केंद्र शासित प्रदेश में फिर ये आंकड़े बदलते हैं, तो राज्य के हिसाब से जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार राज्य का है। भारत में यह प्रथम है। 22 का ए जो है आंसर सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो बिहार की जो कुल साक्षरता प्रतिशत है वह 61.8% है, और महिला साक्षरता जो है इससे भी नीचे है। लेकिन यह जो आंकड़े हैं बिहार के साक्षरता प्रतिशत का, यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो हम लोग को इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो जनगणना होगा तो फिर ये आंकड़े चेंज होंगे। और जो अभी जो जनगणना बिहार में कराया गया है तो वो जनगणना नहीं बल्कि बिहार जाति आधारित गणना था, जिसके तहत जो है वो आंकड़े जुटाए गए थे। और भारत सरकार द्वारा जो जनगणना 10 साल पर कराने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें कुछ डिले हुआ था, तो ये इसके आंकड़े फिर चेंज हो जाएंगे। अभी जो लेकिन जो अभी हम लोग जानेंगे आंकड़ा वो 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल के अंग की अगर बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों जो है ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। लेकिन ऑप्शन में मौजूद जो महाधिवक्ता हैं तो ये महाधिवक्ता जो है यह राज्य विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। ये राज्य में जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के अंग के रूप में यह कार्य नहीं करते हैं। और भारत में सभी राज्य नहीं, केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां जो है ये जो विधानमंडल के ऊपरी सदन है, जिसको विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, वो मौजूद है। बाकी अन्य राज्यों में यह मौजूद नहीं है। बाकी जितने भी भारत के अन्य राज्य हैं वो सभी एक सदनीय व्यवस्था है, जिसको विधानसभा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इस पर हम लोग अभी पीछे चर्चा भी किए थे कि इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यह थे यूनान के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और आए थे कहाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो याद रखेंगे वो अर्थशास्त्र है, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है इसके संस्थापक देवपाल हैं, नरेंद्रपाल है, नयनपाल है या फिर धर्मपाल है। प्राचीन काल में 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक और जो है जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसमें से 2 प्रमुख जो है वो बिहार में स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और नालंदा तो नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या होगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वह तंत्र विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उनके प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, वैशाली में या पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये उपदेश है, प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करने वाले शासक कौन थे, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या फिर कालाशोक। तो 29वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वहीं जो है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसका हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुआ था, तो वह वैशाली जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके संरक्षक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं, अशोक मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है ये अशोक जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि अशोक महान के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो निम्नलिखित में किसके समय में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था यह जो हुआ था 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कनिष्क के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 31वां के लिए भी सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन सा है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र किसके लिए है, सिखों के लिए है या फिर ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है या जैन धर्मावलंबियों के लिए है या सभी के लिए है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सिख के जो गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश बिहार के पटना जिले में हुई है, तो उनके लिए भी बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को ये गया जिले में हुई है, तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी जो है बिहार धार्मिक केंद्र है। जैन के जो 24वें ये हैं स्वामी महावीर, उनको जो उनका भी संबंध बिहार से ही है। तो इस प्रकार ये बिहार की जो धरती है वो इन तीनों धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ निर्माण कराया गया है। 33वां का जो करेक्ट आंसर है यह है बोध गया, देवपाल, गया या राजगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो निर्माण कराया गया है बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए ये 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा, यह राजगीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में सबसे
किस स्थान पर नवपाषाण युग, सबसे पहले जो है किस स्थान पर नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में जो नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह चिरांद में हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हैं तथा साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आप इसे वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर जो है वो सरयू, गंडक, सोन और गंगा, इसमें सबसे सही उत्तर क्या है? तो सबसे सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी के गंडक नदी के तट पर स्थित सोनपुर है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार के गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार की जो गया जिला स्थित है वह कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी या फिर सरयू नदी। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के रूप में भी जाना जाता है। पिंड दान का कार्य जो है वही निरंजना नदी के तट पर होता है। तो यह बिहार का गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में स्थित पटना में स्थित जो गोलघर है इसका निर्माण कब किया गया था? बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया है। यह 1786 या 56 या फिर 1776 या 1796 ईस्वी में। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह 1786 ईस्वी में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का जो काम है वह किन्होंने किया है? मेगास्थनीज हैं, अलब्रूनी है, इब्न बतूता है या हुएनसंग है। तो ऊपर के जो तीनों हैं मेगास्थनीज, अलब्रूनी या इब्न बतूता, ये सभी जो है भारत या हुएनसंग, ये सभी भारत की यात्रा किए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेगास्थनीज, अलब्रूनी या इब्न बतूता ने, इन लोगों ने जो है यह यहाँ की यात्रा ने वहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त किया है। शिक्षा प्राप्त करने का जो काम किया है वह हुएनसंग ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है यह मुल्ला तकिया है, मिर्जा नाथन है या मुल्ला बहबहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है 39वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है कि मुल्ला तकिया द्वारा रचित है मीरतुल अहवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पूरा तत्ववेता अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया था? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में स्थित है उसकी खोज किए हैं, या फिर लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, या बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या ये सभी। तो कनिंघम के द्वारा जो है बिहार के इन सभी स्थलों का खोज किया गया था। तो ये सारे जो है इसमें सही उत्तर के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोगों ने जो है अभी बिहार से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के सहित देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस 40 प्रश्न से हम लोग और अधिक प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये बिहार जीके स्पेशल का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।